हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस बायोलॉजी की क्लास में। बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और हम लोग लगभग एंडिंग पोजीशन पे हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेक्स डिटरमिनेशन, हमने ह्यूमन बीइंग में बात कर ली भैया। ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमिनेशन हमें हो गया, तो आप लोग जरूर एक बात को बता सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में मेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है? कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है मेल में? एक्स एंड वाई, दो पाया जाता है सर, एक्स एंड वाई। फीमेल में क्या पाया जाता है? एक्स एंड एक्स पाया जाता है सर। अगर एक्स वाई मिलेगा तो फिर क्या बनेगा? मेल बनेगा। मेल बेबी या फीमेल बेबी? क्या बनेगा? मेल बेबी। और एक्स एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा? फीमेल बेबी। तो सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देगा, दिमाग खोल के रख लीजिएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी अगला जो बोल रहा है कि अदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सेक्स डिटरमिनेशन क्या और कैसे होता है। तो लेट मी स्टार्ट कि सर अदर ऑर्गेनिज्म जो होगा उसमें सेक्स डिटरमिनेशन जो होगा उसके क्रोमोसोम से नहीं होगा, और उसमें क्रोमोसोम कुछ डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, यानी होमोगैमेटी और हेटेरोगैमेटी, ये दो प्रकार का क्रोमोसोम। होमोगैमेटी का मतलब होता है सेम क्रोमोसोम जो सेम मॉर्फोलॉजिकल का होगा, और हेटेरोगैमेटी का मतलब होता है सर डिफरेंट क्रोमोसोम जो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे अगर देखिए यहाँ पे मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये जेड जेड है तो इसको होमो बोलेंगे या हेटेरो बोलेंगे? क्या बोलेंगे? होमो बोलेंगे। और ये जेड डब्ल्यू है तो इसको क्या बोलेंगे? हेटेरो बोलेंगे। सर ये पॉइंट तो क्लियर है अच्छे से? बहुत बढ़िया बच्चे लोग। देखिए बर्ड्स और सम रेप्टाइल्स में, ठीक है ना, बर्ड्स और सम रेप्टाइल्स में यानी चिड़ियों में और कुछ सरीसृप में, रेप्टाइल्स उसी को बोलते हैं जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, मेल में रिप्रेजेंट करता है जेड जेड को, तो रिप्रेजेंट करेगा किसको? होमोगैमेटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट किया? होमोगैमेटी को। और सर फीमेल जो होता है ना वो जेड डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इट्स मीन हेटेरोगैमेटी को। तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे फीमेल अब रिस्पॉन्सिबल होगी मेल और फीमेल को देने के लिए। बोलिए ना, नहीं बोलिएगा क्या है ना? यानी जेड डब्ल्यू जिसके पास हेटेरोगैमेटी होगा वही ना, फिर अगर जेड देगा तो ये फीमेल होगा और डब्ल्यू देगा तो मेल होगा। जेड डब्ल्यू फीमेल के पास है और जेड जेड मेल के पास है, तो मेल बन जाएगा होमोगैमेटी और फीमेल बन जाएगी हेटेरोगैमेटी। कोई परेशानी क्या इसमें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, अच्छे से समझ में आ गया मुझे। अब मैं बात करता हूं अगले सीन का। अगला सीन कहता है कि सर एक्स और एक्सो टाइप क्रोमोसोम है, अगला वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सर ये एक्सो और एक्स एक्स और एक्सो है क्या? तो सर ये एक्सो नहीं है, ये नॉट है। नॉट का मतलब होता है जीरो। क्या होता है? जीरो, ठीक है ना। यानी एक्स एक्स और एक में कोई क्रोमोसोम ही नहीं, एक ही वो क्रोमोसोम है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इन राउंड वॉर्म्स, यानी गोल क्रीम। राउंड वॉर्म को साइंटिफिक नेम में हम लोग कहते हैं अस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स। क्या कहते हैं? अस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स, ठीक है। और सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स में जो फीमेल है वो टू सेक्स क्रोमोसोम को रखती है। वो फीमेल क्या रखेगी? एक सेक्स को रखेगी। टू सेक्स क्रोमोसोम इज व्हाट? एक्स और एक्स, दैट इज होमोगैमेटी। व्हाइल द मेल्स हैव ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम, मेल के पास केवल एक सेक्स क्रोमोसोम है, ये वाला, और केवल एक्स। जबकि जो दूसरा देयर इज नो सेकंड सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो डिवाइड हो गया यानी है नहीं। तो कहता है कि therefore the male are designed as X naught, इसीलिए मेल को डिजाइन किया गया X naught से। The female are homogamitic, फीमेल होमोगैमेटिक हो जाएगी क्योंकि दोनों क्रोमोसोम क्या है? X ही है, और because they produce only one type of, केवल एक प्रकार का एक वो प्रोड्यूस करेगी जो कि X कहते हैं। जबकि जो मेल है वो हेटेरोगैमेटिक है क्योंकि इसके पास हाफ मेल गैमेट जो है वो X क्रोमोसोम है, और दूसरा जो है इसमें है ही नहीं, डिवाइड ऑफ इट। अब इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्राफिक। मैंने ये बनाया, ये क्या, ये कौन है? कैसा राउंड वॉर्म है? फीमेल या मेल? ये फीमेल है। कैसा राउंड वॉर्म है? फीमेल। मैंने बनाया एक्स और नॉट, ये कौन सा है? मेल है सर। ये क्या दे सकती है? केवल एक ही को देगी, एक्स ही देगी, ठीक है ना। अगर ये एक्स देता है तो कैसा राउंड वॉर्म बनेगा? फीमेल राउंड वॉर्म बनेगा। अगर ये एक्स दे दी और ये कुछ नहीं दिया, यानी कुछ दिया नहीं, क्योंकि वो नॉट का मतलब नहीं होता है, तो फिर इसके पास क्या बन जाएगा? नॉट बन जाएगा ना। नॉट का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि एक ही होगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये मेल राउंड वॉर्म। क्या बनेगा सर? क्या बनेगा? विंग्स में ट्विंस तो दूसरा केस हो जाएगा, वो उसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। ट्विंस में जो होता है एक ही, ट्विंस बहुत तरीके का होता है। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही ओवम स्प्लिट कर जाता है, ठीक है ना। जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो आगे की तरफ स्टेज में बढ़ता है तो उस समय में स्प्लिट कर गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होता है वो दो ओवम के साथ दो दोनों एक ही बराबर, हाँ दोनों सेम रहेगा। अगर आइडेंटिकल ट्विंस होंगे तो या तो इधर दोनों मेल होंगे नहीं तो फीमेल होंगे। नॉन आइडेंटिकल में एक मेल एक फीमेल नहीं, वो नॉन आइडेंटिकल होता है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। आगे सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, देखिए ये एक कंप्लीट टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, और दिस टॉपिक इज वीवीआई, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो इसे ध्यान रखना है, ओके, पकड़ना है अच्छे से। वायोलेट मिस प्राची, अच्छा पानी बहुत ज्यादा है, सही में पानी है कि रोड सूख गया? अब तो सूख गया, कंप्लीट है, 2 दिन से था पानी। आई नाउ हियर वी आर।
अच्छे समय पे आयु सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन बीइंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स सी हियर ह्यूमन बीइंग डिजाइनेड हैव 22 पेयर ऑफ, क्या है भैया, ऑटोसोम। क्या है 22 पेयर? ऑटोसोम, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम। क्या है भैया? 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग के पास कितना क्रोमोसोम? 23 पेयर क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं ऑल ओवा फ्रॉम द फीमेल आर सिमिलर इन देयर क्रोमोसोम टाइप। जितने भी ओवा होते हैं वो फीमेल में सिमिलर टाइप के होते हैं। तो फीमेल के पास कैसा क्रोमोसोम हो जाएगा? होमोगैमिक या हेटेरोगैमिक? होमोगैमिक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 प्लस x है, केवल x यहां पे लिया है, 22 प्लस x ले लिया है। Therefore फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, इसलिए फीमेल क्या हो गया? होमोगैमेटिक हो गया। द मेल गैमेट और स्पर्म प्रोड्यूस बाय ह्यूमन मेल आर 2 टाइप्स। जो मेल गैमेट होता है ह्यूमन का वो 2 टाइप का होता है, एक होता है x और दूसरा होता है y। 22 प्लस x, 22 प्लस y। Human male are therefore heterogamic. Human male क्या है? Heterogamic है। If the two sexes produce in the progeny, अगर ये दोनों sexes progeny में प्रोड्यूस होता है तो कितना रेशियो होता है? 50:50% का रेशियो होता है। कितना? 50:50% का रेशियो होता है। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। The two sexes produce in the progeny, जैसे कहने का मतलब कि मेल प्लस फीमेल, तो इसका 50% आएगा ना और इसका 50% आएगा ना, तो दोनों का रेशियो क्या बनेगा? 50:50% बनेगा। आंसर किया? चेक। यही एग्जामिनेशन में करता है। अब आगे आते हैं हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है म्यूटेशन। क्या है भैया? म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन। क्या होता है सर ये म्यूटेशन? मुझे नहीं पता है, कृपया बताने का कष्ट करें। क्या होता है म्यूटेशन? कृपया बताने का कष्ट करें। म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन अगर ये किसी में होता है तो वो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर लेके आएगा, कोई बीमारी लेके आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात, म्यूटेशन इज नॉट गुड, म्यूटेशन इज वर्स। म्यूटेशन अच्छा नहीं होता है, वो बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। इसीलिए जेनेटिक डिसऑर्डर जो बोलते हैं वो म्यूटेशन की वजह से होता है। बहुत सारे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, लिनेफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम, दीस आर द मेनी डिजीजेस दैट काज्ड बाय द म्यूटेशन, ठीक है ना। ये अफेक्टेड बाय द जीन। अब जीन कहां से आता है? जीन डीएनए में होता है। डीएनए कहां से आता है? सर क्रोमोसोम से आता है। क्रोमोसोम कहां से आएगा? सर ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म से आएगा जब मेटिंग के दौरान में होगा। और वही क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है और दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस अध्याय में कि ये जीन म्यूटेशन क्या कहता है, म्यूटेशन कैसे होता है। तो देखते हैं, इट इज अ फेनोमेनन, ये ऐसा घटना है, ये ऐसी चीज है, यानी ऐसा घटना है कि विच रिजल्ट द अल्टरेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए के अल्टरेशन को दिखाएगा, यानी डीएनए में कोई गड़बड़ाहट हो गई है, ठीक है। एंड द सीक्वेंस एंड कंसीक्वेंटली रिजल्ट इन चेंजेस, और डीएनए का सीक्वेंस और उसका रिजल्ट अगर गड़बड़ होता है तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव कर देता है, ठीक है ना। जीनोटाइप यानी मैंने जीनोटाइप पढ़ा रखा है और फिनोटाइप भी पढ़ा रखा है। देखिए जब हम लोग क्रॉस करवाते थे तो रिजल्ट 2 आता था, एक आता था जीनोटाइप, दूसरा आता था फिनोटाइप। तो यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ी हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में और उसके वजह से वो पूरे ऑर्गेनिज्म में बदलाव हो जाएगा और वो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के जैसा नहीं होगा, वो डिसऑर्डर लेके आएगा, वो बीमारियां लेके आएगा। परेशानी नहीं ना। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जीन और पॉइंट म्यूटेशन, यानी एक पॉइंट पे अगर कोई भी डीएनए में अल्टरेशन होता है तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के सिंगल बेस पेयर में अगर कोई बदलाव होता है तो ये इसे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन और जीन पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो कहिएगा सर ये कैसे समझेंगे? तो हम लोग का डीएनए, अगला जो चैप्टर है वो डीएनए ही पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ यानी वेरिएशन, इसमें जिसमें हम लोग कंप्लीट डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए में क्या-क्या पाया जाता है, डीएनए में कैसे छेड़छाड़ होता है, कैसे पता चला कि डीएनए है, ये सब चीज अगले चैप्टर में हमारा अच्छे से है। जैसे एग्जांपल में जीन पॉइंट म्यूटेशन का सिकल सेल एनीमिया, देखिए यहाँ पे GAG और GUG है, ठीक है ना। यहाँ पे इस वजह से एक सिंगल बेस पेयर में अगर बदलाव होता है तो सिकल सेल एनीमिया का बीमारी फैलाता है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि आगे जाके बहुत सारे नोट होंगे इसके सिकल सेल एनीमिया का पूरा डिटेल में, अभी केवल एग्जांपल के तरीके से समझना है कि ये क्या कह रहा है। बाकी याद रखना है कि जीन और पॉइंट म्यूटेशन में हमें सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम्स में बदलाव हो जाएगा, म्यूटेशन, अल्टरेशन ड्यू टू द चेंज स्ट्रक्चर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम में चेंजमेंट आ जाता है, हम लोग कहते हैं कि सर 46 क्रोमोसोम नॉर्मल होता है, सर होता है ना 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर। सर इसमें अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो ये नॉर्मल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। सर अगर इसमें एक क्रोमोसोम घट जाएगा तो ये नॉर्मल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। एक बढ़ेगा तो 47 हो जाएगा, एक घटेगा तो 45 हो जाएगा, जो कि नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल हो गया। और इस प्रकार के अगर बीमारी होते हैं तो इन्हें कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर में एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लिनेफिल्टर सिंड्रोम, ये सब एग्जांपल है क्रोमोसोम डिसऑर्डर के, ठीक है। आगे आते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस वो होते हैं जो म्यूटेशन को काउज करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जैसे इसको इधर सो आ रहा है, सर आवाज आ रहा है। हाँ, इसको हटाओ। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या
इससे पहले के क्लास में 11th वाले में चर्चा चल रहा था कि सर एमआरआई वगैरह ये सब, तो जितने भी रेज होते हैं, ठीक है ना, जितने भी रेज होते हैं वो हार्मफुल काउज होते हैं। यहाँ तक अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारे लिए हार्मफुल है, दैट कॉजेस स्किन कैंसर। एक्सरे रे भी हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो उसे करवाना ही है। एक्सरे कब होता है? जब हमारा हड्डी बड्डी टूट जाता है या इंजरी हो जाती है तो एक्सरे होता है। जब मेजर इंजरी होती है, जब बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तो एमआरआई होता है, ठीक है ना। दे आर ऑल काउज्ड क्या? रेडिएशन, और रेडिएशन काउज्ड कैंसर। ओके, और ये म्यूटेशन को काउज करता है। सो हियर वी आर। कैंसर क्या होता है? सेल में अब्रप्शन यानी एब्नॉर्मल सेल बनना शुरू हो जाता है, वही कैंसर कहते हैं। तो कहता है म्यूटाजेंस, द केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंस। केमिकल या फिर फिजिकल फैक्टर अगर प्रेरित करता है या फिर फोर्स करता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी को या हमारे किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को, तो वो क्या कहलाता है? वो म्यूटाजेंस कहलाता है। और ये जो काउज करेगा वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन। तो कौन काउज करेगा भाई? इसमें एक एग्जांपल दिया है आपका यूवी रे। यूवी रे का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रे। कहां से आता है? कहां से? सन से। अल्ट्रावायलेट रे कहां से आएगा? सन से। अगर यूवी रे डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ेगा तो पता है हमारा स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगा और हमें एक प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम क्या होता है? स्किन कैंसर। यूवी रे को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यूवी रे को क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है और हमारे तक नॉर्मल रे को पहुंचाता है। अगर ये ओजोन लेयर हमारे नहीं होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यूवी रे जब डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा तो स्किन कैंसर हो सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ओजोन लेयर। हाउ वी प्रोटेक्ट? वी यूज मिनिमाइज ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स, एसी कूलिंग्स, ठीक है ना, the vehicles that produce some smokes and the harmful gases, इंडस्ट्रीज, ये सब तो हमें कम से कम मिनिमाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करेंगे तो हमारा ये जो ओजोन लेयर है वो क्या होगा? वो नॉर्मल होगा। पता है जब कोविड आया था तो कोविड के समय में ये भी एक बात पब्लिश हुई थी कि ओजोन लेयर हील कर रहा है अपने आप को। हील का मतलब ठीक हो रहा है। हमारे नेचर के पास ऐसी एबिलिटी है कि अगर नेचर को हम डिस्टर्ब ना करें और नेचर को छोड़ दें तो फिर हमारा नेचर खुद ब खुद वो अपने आप को हील कर लेगा। जैसे हमारी बॉडी में भी काबिलियत होती है, अगर स्मॉल इंजरी होती है, हमारे छोटे मोटे हाथ पाथ कट जाते हैं, तो क्या हम लोग उसके लिए दवा खाते हैं या फिर इलाज करते हैं? जैसे स्क्रैच लग गया हमारे हाथ में, स्क्रैच लग गया तो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो ठीक होता है, हील हो जाता है। या पिंपल्स वगैरह हमारे होते हैं या फिर थोड़ा सा भी छोटा छोटा, तो क्या उसके लिए दवा खाते हैं? कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। दैट इज द हीलिंग पावर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में भी हीलिंग पावर है। दैट द सेम द नेचर, ठीक है ना, द नेचर्स रूल, द नेचर्स हील देमसेल्व्स, ठीक है ना, अपने आप बोलो। नेचर हील एवरीथिंग। हाँ, नेचर हील, ऐसे तो हम लोग बात करते हैं नेचर हील्स एवरीथिंग, बट नेचर अपने आप में हील कर लेता है। ये चीजें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सो वी हैव टू लर्न अबाउट इट, हमें जानना चाहिए। आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे बच्चे क्लास। जेनेटिक डिसऑर्डर अगले क्लास लेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर थोड़ा आगे है। इफ यू हैव वांट टू सर करा दीजिए तो फिर मैं करा दूंगा। लेकिन क्या लगता है आज हमने 3-4 टॉपिक अच्छे अच्छे पढ़े, आप लोग को रिवीजन भी होना बहुत जरूरी है उसका। हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ा, हमने म्यूटाजेंस पढ़ा, ठीक है ना, म्यूटेशन पढ़ा, फिर हमने सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा, फिर जेड डब्ल्यू ये फीमेल में रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, हमने ये पढ़ा। राउंड 1 पढ़ा एक्स एक्स और एक्स नॉट, ठीक है ना, ये पढ़ा। तो दीज आर द 5 and 6 points are the too crucial, too important for examination and MCQs as well as the subjective. So you have to read it, you have to read again or do it. अगले क्लास में इसे हम लोग लेके कंप्लीट करेंगे और आई होप कि ये चैप्टर भी अगले क्लास में जेनेटिक डिसऑर्डर क्यूआर, इसका नहीं होगा, फोटो लेना, हीमोफीलिया, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर लगातार चलेगा और ये अच्छा है हर एक कुछ अलग अलग, ठीक है। चलिए लेट मी एंड ऑफ द क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर विद द जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ। क्लास पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, सी यू सून।